हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लेकर आ गए हैं एक और इंटरेस्टिंग सा ड्रामा जिसकी कहानी बेहद इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के ड्रामा स्टार्ट करते हैं। तो ड्रामे की स्टार्टिंग में हम सबसे पहले देखते हैं इस ड्रामे की फीमेल लीड कैरेक्टर मिस मियाओ को, जो कि अपने हस्बैंड मिस्टर जोलिन के लिए लकड़ी कट करके टॉयज बना रही होती है, और वो इसलिए क्योंकि आज उनका बर्थडे होता है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच उनकी नैनी वहाँ पर आती है और उनसे कहती है कि पहले आप अपनी मेडिसिन ले लीजिए, 10 उसके बाद आप काम करना। लेकिन इस बात पर मिस मियाओ कहती है नहीं, पहले मैं अपने हस्बैंड के लिए टॉयज बना लूं, उसके बाद मैं मेडिसिन ले लूंगी। लेकिन मिस मियाओ की ये बात सुनकर उनकी नैनी कहती है कि शायद आज वो वापस ही ना आए, इसलिए आप दवाई लेकर आराम कर सकती हैं। जिसके बाद वो मेडिसिन देखकर मिसेस मियाओ अपने मन में सोचती हैं कि जब से मैंने अपना बोन मैरो अपने हस्बैंड मिस्टर जोलिन को दिया है, तब से मेरी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई है, और अब काफी टाइम हो गया है जो मैंने अपने हस्बैंड मिस्टर जोलिन को नहीं देखा, क्योंकि वो किसी और लड़की के साथ रहते हैं। पर फिर भी मैं ये बात जानती हूँ कि मेरी लाइफ कुछ ज्यादा दिनों की नहीं है, लेकिन मैं उनके लिए कुछ ऐसा बनाकर देना चाहती हूँ जो मेरे जाने के बाद भी वो मुझे याद रखें। खैर दोस्तों, अब काफी रात हो जाती है और मिस्टर जोलिन अपने घर वापस आ जाते हैं, और वो मिसेस मियाओ से कहते हैं कि इतनी रात हो गई है और तुम अभी तक सोई तक नहीं हो। ये सुनकर मिसेस मियाओ कहती है कि मैं तुम्हारा घर आने का वेट ही कर रही थी। जिसके बाद मिसेस मियाओ ने जो टॉय जोलिन के लिए बनाया था वो उसे देकर उन्हें बर्थडे विश करती है। लेकिन मिस्टर जोलिन मिसेस मियाओ से कहते हैं कि कल मैं 10 जून को अपने घर लेकर आऊंगा, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 10 जून वही लड़की है जिसके साथ मिस्टर जोलिन रह रहे हैं। अब ये बात सुनकर मिसेस मियाओ थोड़ा परेशान होकर कहती है कि तुमने तो कहा था कि लाइफ टाइम तुम मेरे साथ ही रहने वाले हो। अब मिस्टर जोलिन मिसेस मियाओ को समझाते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें कौन सा डिवोर्स दे रहा हूँ, बट तुम दोनों साथ मिलकर एक खूबसूरत लाइफ जी सकती हो। और इतना कहकर मिस्टर जोलिन वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन मिस मियाओ उनका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम सिर्फ 1 साल और रुक जाते, अभी उनको यहाँ लेकर मत आओ। ये बात सुनकर मिस्टर जोलिन मिस मियाओ का हाथ झटकते हैं, जिस वजह से वो टॉय नीचे गिर जाता है। और मिस्टर जोलिन गुस्से में कहते हैं कि क्या तुम मुझे अभी भी अपने हेल्थ इश्यूज बताने की बात कर रही हो, और मुझे तो लगता है कि अब तुम बिल्कुल ठीक हो चुकी हो और तुम मुझे धोखा क्यों दे रही हो। मेरे हिसाब से तो तुम मुझे बिल्कुल ठीक लग रही हो, और तुम फिर भी मुझे झूठ बोले जा रही हो कि तुम बीमार हो। ये बात सुनकर बेचारी मिस मियाओ अपने मन में सोचती है कि मैंने इस इंसान की जान बचाने के लिए अपना बोन मैरो डोनेट कर दिया, और मैंने अपनी बीमारी के बारे में इनको इसलिए नहीं बताया ताकि ये चिंता ना करें, और इनको लगता है कि मैं नाटक कर रही हूँ और मैं झूठ बोल रही हूँ। जिसके बाद मिसेस मियाओ उनसे कहती है कि मैं उसको अपने साथ रखने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। मिसेस मियाओ के मुंह से ये बात सुनकर मिस्टर जोलिन वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं, और बेचारी अपनी मिसेस मियाओ उस टॉय को उठाकर रो। जिसके बाद दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मिस्टर जोलिन की बर्थडे पार्टी चल रही होती है, और सभी लोग मिस मियाओ से पूछ रहे होते हैं कि आपके हस्बैंड मिस्टर जोलिन कहाँ है, कहीं नजर नहीं आ रहे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मिस्टर जोलिन अपनी गर्लफ्रेंड टैंग स्वान के साथ वहाँ आते हैं, जिसे देखकर मिसेस मियाओ काफी ज्यादा शॉक हो जाती हैं और उन्हें ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। लेकिन तभी मिसेस मियाओ की मदर इन लॉ उन्हें अपने पास बुलाती हैं और कहती है कि मैं अपने बेटे की गर्लफ्रेंड को लेकर काफी खुश हूँ, क्योंकि तुम्हारी और मिस्टर जोलिन की शादी को काफी टाइम हो गया है, लेकिन अभी तक तुमने हमें कोई ग्रैंड चाइल्ड नहीं दिया, और अब मिस्टर जोलिन की गर्लफ्रेंड टैंग स्वान प्रेग्नेंट है, तो हमें उसे इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। जिसके बाद वो मिसेस मियाओ का हाथ पकड़कर उनसे कहती है कि तुम्हें भी इसकी प्रेगनेंसी का ध्यान रखना चाहिए। कभी इसी बीच मिसेस टैंग स्वान टेबल से चाय लेकर आती है और मिसेस मियाओ से कहती है कि हम फ्यूचर में भी तुम्हारे ऊपर डिपेंड रहेंगे, इसीलिए मैं इस चाय को पी नहीं सकती, तो आप ही इसे पी लीजिए। लेकिन मिसेस मियाओ उनकी चाय नहीं लेती, और तभी मिस्टर जोलिन और उनकी मदर उनसे कहती हैं कि आप ये चाय पी लो। ये देखकर मिसेस टैंग स्वान कहती हैं कि मुझे लगता है कि मैंने मिसेस मियाओ को कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया। अब जैसे ही मिसेस मियाओ उस चाय के कप को पकड़ने जाती है, तो मिसेस टैंग स्वान उस कप को छोड़ देती हैं। ये देखकर मिस्टर जोलिन और उनकी मदर कहते हैं कि मिसेस मियाओ तुमने जानबूझकर ये चाय का कप मिसेस टैंग स्वान के ऊपर गिराया है। तभी उनकी मदर इन लॉ भी कहती है कि ये क्या हरकत है, क्या तुमने जरा सा भी मिसेस टैंग स्वान के बारे में नहीं सोचा कि इससे उनके बच्चे को दिक्कत हो सकती है, और अगर बच्चे को कहीं कुछ हो जाता तो तुम क्या करती। ये बातें सुनकर मिसेस मियाओ कहती हैं कि ये कप मिसेस टैंग स्वान ने ही जानबूझकर गिराया है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन तभी मिस्टर जोलिन मिसेस टैंग स्वान को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। खैर दोस्तों, अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि बेचारी मिसेस मियाओ रोड पर अकेले उदास होकर जा रही होती हैं, और वो अपने मन में सोच रही होती है कि मिस्टर जोलिन हमारे रिलेशनशिप के 7 ईयर लगता है वो तुम्हारे लिए मायने नहीं रखते हैं। बाद वो अपनी लाइफ का एक फ्लैशबैक सोचती हैं, जिसमें हम देखते हैं कि मिस्टर जोलिन मिसेस मियाओ को प्रपोज कर रहे होते हैं, और साथ ही प्रपोज करने के साथ साथ वो उनसे एक प्रॉमिस भी करते हैं कि मैं लाइफ टाइम तुम्हारा साथ दूंगा। जिसके बाद दोस्तों हमें एक दूसरा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें मिसेस मियाओ डॉक्टर से कह रही होती है कि चाहे आप कितने भी पैसे ले लो, पर मिस्टर जोलिन
जॉलिन को कुछ नहीं होना चाहिए। जिसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ मिस म्याऊ सोच रही होती है पिछले कुछ सालों में मिस्टर जॉलिन कितने ज्यादा चेंज हो गए हैं और यहाँ तक कि उन्होंने अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड भी बना दी है। लेकिन इसी दौरान मिसेस म्याऊ को खांसी आने लगती है और उनके मुंह से ब्रीदिंग होने लगती है। जिसके बाद वो धीरे धीरे वहीं बेहोश हो जाती हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिसेस म्याऊ हॉस्पिटल में एडमिट होती हैं और उनके सामने उनके भाई खड़े होते हैं, जो कि उनकी रिपोर्ट्स देखते हुए कहते हैं कि सिस्टर, आपकी बोन मैरो मिस्टर जॉलिन से मैच होती है और क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे बॉडी के ऑर्गन्स काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम मिस्टर जॉलिन के लायक हो? जिस पर मिसेस म्याऊ कहती हैं कि ब्रदर, तुम मुझे परेशान मत करो, क्योंकि मेरी बॉडी के बारे में मुझे पता है, इसलिए तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। जिस पर उनके ब्रदर कहते हैं कि ठीक है, फिर मैं डैड को कुछ नहीं बताऊंगा जब तुम्हें खुद पर इतना ट्रस्ट है तो। और इतना कहकर मिसेस म्याऊ के ब्रदर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद मिसेस म्याऊ अपने मन में सोचती है कि मेरे साथ इतना सब कुछ हो रहा है, बट मिस्टर जॉलिन ने अभी तक मुझे कॉल करके एक बार भी नहीं पूछा कि मैं कहाँ हूँ और मेरे साथ क्या हुआ है। और तभी उनकी नैनी उन्हें बताती है कि मिस्टर जॉलिन और टेंसवान सभी गेस्टों का जाने का वेट कर रहे हैं। और बेचारी मिसेस म्याऊ परेशान होकर सोचती है कि क्या मैं मिस्टर जॉलिन के लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं रखती। जिसके बाद दोस्तों मिसेस म्याऊ अपने घर आती हैं और वो देखती हैं कि मिस्टर जॉलिन फोन पर किसी से बात कर रहे हैं अपने डिवोर्स को लेकर। अब ये सुनकर बेचारी मिसेस म्याऊ और भी ज्यादा परेशान हो जाती हैं। जिसके बाद वो अपने रूम में जाती हैं और सोचती हैं कि मिस्टर जॉलिन तो मुझे डिवोर्स देने की बात कर रहे हैं। जिसके बाद मिस्टर जॉलिन रूम के अंदर आते हैं और जले पे नमक छिड़कते हुए कहते हैं कि मुझे पता लगा कि तुम हॉस्पिटल गई थी। लेकिन मिसेस म्याऊ उनसे झूठ बोलते हुए कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिसके बाद मिसेस म्याऊ मिस्टर जॉलिन से कहती है कि चलो हम एक बेबी करने का ट्राई करते हैं। ये सुनकर मिस्टर जॉलिन कहते हैं कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? जिस पर मिसेस म्याऊ कहती है कि मैं तो सिर्फ एक बेबी चाहती हूँ, वो भी इसलिए ताकि जब तुम मेरे आसपास ना हो तो मुझे अकेलापन महसूस ना हो। अब ये बात सुनकर मिस्टर जॉलिन हाइपर हो जाते हैं और मिसेस म्याऊ का गला पकड़कर उनसे कहते हैं कि क्या तुम मुझे एक बच्चे के साथ बांधना चाहती हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि टैंक्सवान मेरे बच्चे की मदर बनने वाली है और तुम क्या इस बात से जेलस हो रही हो? जिस पर मिसेस म्याऊ कहती है कि हम दोनों तो लीगली कपल हैं, तो क्या फिर मैं एक बच्चे के बारे में भी नहीं सोच सकती? तभी मिस्टर जॉलिन उनका गला छोड़ते हुए कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, लेकिन जब ये बात मेरी गर्लफ्रेंड टैंक्सेंग को पता चलेगी कि मैं एक बच्चा करने वाला हूँ, तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उसे अच्छा ना लगे। और ये बात कहकर मिस्टर जॉलिन वहाँ से चले जाते हैं। खैर दोस्तों, जिसके बाद हम देखते हैं कि मिसेस म्याऊ बैठी होती है और उनके ब्रदर उनके लिए कुछ मेडिसिन लेकर आते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल मेडिसिन लाया हूँ जो तुम्हारी बीमारी को जल्दी से कवर अप करेगी, लेकिन इन मेडिसिन से तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकती हो, लेकिन हाँ कुछ टाइम के लिए तुम्हें रिलीफ हो सकता है। जिसके बाद मिसेस म्याऊ उन मेडिसिन को लेकर टेबल पर रख देती हैं और वो अपने ब्रदर से कहती हैं कि मैं अब कोई और इलाज नहीं चाहते। जिस पर उनके ब्रदर उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हारा ना जीने का फैसला बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि क्या तुमने सोचा है कि तुम्हारे जाने के बाद बेचारे मॉम डैड का क्या होगा? जिसके बाद उनके ब्रदर उन्हें एक छोटा सा टॉय देते हैं, जिसे देखकर मिसेस म्याऊ को अपने बचपन का एक फ्लैशबैक याद आता है, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि मिसेस म्याऊ काफी छोटी होती हैं और वो अपने ब्रदर को वो टॉय देके कहती हैं, ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है, ये तुम्हें हैप्पी एंड हेल्दी रखेगा। जिसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ मिसेस म्याऊ अपने पेट को पकड़कर बैठी होती हैं। तभी उनके ब्रदर उनसे कहते हैं कि ये मेडिसिन तुम्हारी कंडीशन को कंट्रोल तो करेगा, लेकिन तुम्हारा पेन खत्म नहीं कर सकती, ये तुम्हें खुद ही फेस करना होगा। वही दोस्तों दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिसेस टैंक्सवान मिस्टर जॉलिन को एक वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा रही होती है और कह रही होती है, मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि उससे मिलने कोई आया है। और इधर हम देखते हैं कि मिसेस म्याऊ के ब्रदर उन्हें ड्रॉप करते हुए कहते हैं कि अपनी मेडिसिन टाइम से ले लेना और अगर तुम अच्छा फील ना करो तो तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकती हो। और इतना कहकर उनके ब्रदर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद दोस्तों वहाँ मिस्टर जॉलिन आ जाते हैं और मिसेस म्याऊ से कहते हैं कि क्या तुम्हारा लवर तुमसे मिलने के लिए आया था? जिसमें मिसेस म्याऊ कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, वो मेरा भाई था। ये बात सुनकर मिस्टर जॉलिन कहते हैं कि तुम अपनी फैमिली की इकलौती बेटी हो और फिर भी तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। और इतना कहकर मिस्टर जॉलिन मिसेस म्याऊ को जबरदस्ती पकड़कर अपने रूम में लेकर आते हैं और मिसेस म्याऊ को बेड पर पटकते हुए कहते हैं कि आखिर तुम्हें उसने कहाँ टच किया। और जिसके बाद दोस्तों मिस्टर जॉलिन अपनी सारी भड़ास निकालते हुए मिसेस म्याऊ के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। अब जैसे ही नेक्स्ट मॉर्निंग होती है तो मिसेस म्याऊ के पास एक कॉल आता है और सामने से उन्हें बताया जाता है कि आपके ब्रदर का एक्सीडेंट हो गया है। अब ये बात सुनकर मिसेस म्याऊ फौरन वहाँ से निकलती है और हॉस्पिटल पहुँचती है और वो अपने ब्रदर से कहती है कि भाई तुम भी मुझे छोड़कर जा रहे हो क्या, प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाना। जिस पर उनके ब्रदर कहते हैं कि मैं अब तुम्हारे लिए नहीं रुक सकता और तुम्हें अब अपना ध्यान खुद ही रखना होगा। और इतना कहते ही मिसेस म्याऊ के ब्रदर की वहाँ डेथ हो जाती है और ये देखकर
मिसेस म्याऊ भी रोते रोते वहाँ अपना हेड डाउन कर लेती हैं। तभी वहाँ मिस्टर जोलिन आते हैं और मिसेस म्याऊ से कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, चलो मेरे साथ चलो। जिस पर मिसेस म्याऊ उनसे कहती है कि क्या तुम मुझसे सच में प्यार करते हो? हमारे रिलेशनशिप को 7 साल हो चुके हैं, लेकिन तुम फिर भी किसी और लड़की के साथ रहते हो जो कि अब तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है, और यहाँ मेरे ब्रदर की डेथ हो चुकी है, लेकिन तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूं। जिस पर मिस्टर जोलिन उनसे कहते हैं कि तुम्हारा ये नाटक कब तक चलने वाला है। और ये बात सुनकर मिसेस म्याऊ को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि ठीक है, मैं तुमसे डाइवोर्स लेने के लिए तैयार हूँ। साथ ही वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, इससे अच्छा तो यही होगा कि हम लोग डाइवोर्स ले लें और अपने अपने रास्ते पर चले जाएं। इस तो मिस्टर जोलिन मिसेस म्याऊ को पकड़ते हुए कहते हैं कि मैं तुमसे डाइवोर्स नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ पूरी लाइफ ऐसे ही गुट कर रहो, और मैं यही चाहता हूँ। जिस पर मिसेस म्याऊ अपने आप को छुड़ाते हुए कहती है कि नहीं, मैं अपनी लाइफ के फैसले खुद ले सकती हूँ। ये बात सुनकर मिस्टर जोलिन मिसेस म्याऊ को जबरदस्ती पकड़कर रूम में लेकर आते हैं और कहते हैं कि मैं पूरा ट्राई करूंगा कि तुम्हारी फैमिली भी खत्म हो जाए, पर एक बात याद रखना, जब तक मैं ना कहूँ तो इस दरवाजे के बाहर भी मत निकलना। और इतना कहकर मिस्टर जोलिन कमरे का दरवाजा बंद कर वहाँ से चले जाते हैं और बेचारी मिसेस म्याऊ रोते हुए दरवाजा पीटती ही रह जाती हैं। जिसके बाद दोस्तों मिसेस म्याऊ सो रही होती हैं और तभी उनका फोन रिंग करता है, जिसकर वो सोचती है कि मेरे फोन पर लास्ट कॉल मेरे भाई की डेथ इन्फॉर्मेशन की थी, पर अब किसका कॉल है। जिसके बाद बेचारी मिसेस म्याऊ फोन उठाती है और उन्हें पता चलता है कि उनकी फैमिली की कंपनी को बैंकरप्ट कर दिया गया है, और इसी वजह से उनके फादर ने पेरिस से कोर्ट का सुसाइड कर लिया है। और मिसेस म्याऊ कहती है तो ये सारी बातें रेडी मॉन को मत बताना, वरना वो फेस नहीं दे पाएंगे। जिसके बाद मिसेस म्याऊ बिना मिस्टर जोलिन को इन्फॉर्म किए वहाँ से निकल जाती है, जहाँ वो अपने फादर की कंपनी में पहुँचती है और पूछती है कि कंपनी तो इतनी अच्छी चल रही थी, फिर एकदम से वो बैंकरप्ट कैसे हो रही। जिस पर वो एम्प्लॉय मिसेस म्याऊ को कुछ पेपर्स देते हुए कहती है कि ये मिस्टर जोलिन के द्वारा दिए गए कुछ पेपर्स हैं। जिसके बाद मिसेस म्याऊ वही फ्लैशबैक सोचती है जिसमें उनके पति मिस्टर जोलिन ने कहा था कि मैं बहुत जल्दी तुम्हारी फैमिली को भी खत्म कर दूंगा। जिसके बाद फजांक बाय मिसेस म्याऊ मन में सोच रही होती हैं, मिस्टर जोलिन तुम इतने ज्यादा निर्दयी कैसे हो सकते हो। और अभी उनको अपनी मॉम की याद आती है। जिसके बाद वो अपनी मॉम के पास पहुंचती है अपने घर। अब जैसे ही वो अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि उनके घर पर आग लगी हुई है। तभी वो वहाँ खड़ी सर हरकत से पूछती है कि मेरी मॉम कहाँ है। जिसको वो वर्कर बताते हैं कि मिस टेंजुआन के आने के बाद तुम्हारी मॉम काफी ज्यादा परेशान लग रही थी, इसलिए वो अभी तक अंदर ही है। अब ये बात सुनकर मिसेस म्याऊ बहुत ज्यादा हाइपर हो जाती है, घर के अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ खड़े सभी एम्प्लॉइज उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि अंदर काफी ज्यादा खतरा है, इसलिए तुम मत जाओ। जिसके बाद बेचारी मिसेस म्याऊ गुस्से में टेंजुआन के घर पहुंचती है। अब जैसे ही उनके डोर ओपन होता है तो टेंजुआन मिसेस म्याऊ से पूछती है कि तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रही हो। जिसको मिसेस म्याऊ टेंजुआन से पूछती है कि आखिर तुमने मेरी मॉम से क्या कहा। जिस पर टेंजुआन बताती है कि तुम्हारी मॉम काफी ज्यादा परेशान थी और मैं उनको खुश करने की कोशिश कर रही थी। टेंजुआन के साथ मिस्टर जोलिन भी वहाँ होते हैं, जो मिसेस म्याऊ से पूछते हैं कि तुम्हारी ये हालत कैसे हुई। जिसको मिसेस म्याऊ भरे हुए मन से कहती है कि मुझे अभी अभी फील हुआ कि तुम कितने ज्यादा घटिया इंसान हो, क्योंकि तुमने मेरे डैड को मार डाला और ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड इसलिए मेरी मॉम को मार डाला। क्या तुम सच में मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करते हो। अब इस बात पर दोस्तों मिसेस टेंजुआन अपनी सफाई देते हुए मिसेस म्याऊ से कहती है कि हमने, लेकिन इससे पहले दोस्तों मिसेस म्याऊ कुछ और बोल पाती, वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि मिसेस म्याऊ हॉस्पिटल में होती है। अब जैसे ही मिसेस म्याऊ अपनी आँख खोलती है और मिस्टर जोलिन उन्हें बताते हैं कि तुम प्रेग्नेंट हो, लेकिन हम तुम्हारे इस बच्चे को नहीं रख सके, इसलिए पहले ही मैंने सर्जरी का इंतजाम कर दिया है। बेचारी मिसेस म्याऊ अब उनसे क्या ही कहती, इसलिए वो बोलती है कि मिस्टर जोलिन तुम कितने ही ज्यादा हार्टलेस इंसान हो। लेकिन इसी बीच मिसेस म्याऊ को खुद की उल्टियां होने लगती हैं। अब ये सब देखकर मिस्टर जोलिन मिसेस म्याऊ को झूठी सिंपैथी देते हुए कहते हैं कि मिसेस म्याऊ मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ, लेकिन मेरे पास पहले ही टेंजुआन का बेबी है, जिस पर बेचारी मिसेस म्याऊ क्या ही करती। इसलिए वो मिस्टर जोलिन से रिक्वेस्ट करती है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए प्लीज इस बच्चे को बचा लो। लेकिन इसी दौरान दोस्तों वहाँ डॉक्टर्स आ जाते हैं। अब डॉक्टर्स को देखकर मिसेस म्याऊ घबरा जाती है, इसलिए साइड में रखा हुआ नाइफ वो उठा लेती है और कहती है कि तुम लोग मेरे पास बिल्कुल भी मत आना। और साथ ही मिसेस म्याऊ उस नाइफ को अपने गले पर लगाकर कहती है कि डॉक्टर्स तुम मेरे पास मत आना, मुझे छूना भी मत। और वो मिस्टर जोलिन से कहती है कि प्लीज तुम मुझे यहाँ से जाने दो, मैं तुम्हें पक्का डाइवोर्स दे दूंगी और इस बच्चे को लेकर मैं तुम्हारे सामने कभी भी नहीं आऊंगी, और यहाँ तक कि मैं तुम्हारे और तुम्हारी गर्लफ्रेंड टेंजुआन दोनों के बीच में कभी भी इंटरप्ट नहीं करूंगी, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन मिस्टर जोलिन कहाँ किसी की सुनने वाले, और वो डॉक्टर से कहते हैं कि तुम इसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा दो। जिसके बाद डॉक्टर्स मिसेस म्याऊ को वो इंजेक्शन जबरदस्ती लगा देते हैं। जिसके बाद दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर जोलिन अपने ऑफिस में होते हैं, जहाँ उनके पास हॉस्पिटल से कॉल आता है और उन्हें बताया जाता है कि आपकी वाइफ यहाँ से मिसिंग है। और वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मिसेस म्याऊ टेरेस पर खड़ी होती है सुसाइड करने के लिए, क्योंकि उनके पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा था। और साथ ही वो खड़े खड़े सोच रही होती हैं कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, इसलिए मुझे अब इस दुनिया से चला ही जाना चाहिए। और इतना सोचकर वो वहाँ से छलांग लगाने की कोशिश करती है। लेकिन इसी बीच दोस्तों वहाँ पर मिस्टर जोलिन आ जाते हैं, जो कि मिसेस म्याऊ को रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन मिसेस म्याऊ पूरी तरह से लड़ लड़ कर दुनिया से थक चुकी थी, इसलिए वो वहाँ से कूद जाती है। जिसके बाद
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर जॉलिंग मिसेस म्याऊ के द्वारा दिया गया वो टॉय और अपने वेडिंग फोटोग्राफ्स को देखकर काफी ज्यादा इमोशनली हो रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि अब तो मैं रिग्रेट करने के लायक भी नहीं बचा हूँ और मुझे लगता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। जिसके बाद वहाँ मिस्टर जॉलिंग की गर्लफ्रेंड मिसेस टेंगस्वान आती है और वो उनसे कहती है कि मेरे पेट में काफी तेज पेन हो रहा है। अब ये सुनकर मिस्टर जॉलिंग बोलते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है तो तुम मेरी मॉम को लेकर हॉस्पिटल चली जाओ। अब ये सुनकर मिसेस टेंगस्वान सोचती है कि मुझे लगता है कि मिस्टर जॉलिंग के दिल में अभी भी मिसेस म्याऊ की यादें हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। जिसके थोड़ी देर बाद हम देते हैं कि मिस्टर जॉलिंग उस टॉय को ढूंढ रहे होते हैं जो कि उन्हें नहीं मिल रहा होता है। तभी वो अपनी नैनी से पूछते हैं कि वो वुडन टॉय तुमने कहीं देखा, जिस पर उनकी नैनी कहती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन घर में मिसेस टेंगस्वान आई थी। जिसके बाद मिस्टर जॉलिंग तुरंत टेंगस्वान के पास पहुंचते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें मेरे बेडरूम में जाने की क्या जरूरत थी और तुम मुझे मेरा सामान वापस दे दो। जिस पर टेंगस्वान कहती है कि मैंने उसकी सारी चीजें फेंक दी हैं क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी मरे हुए इंसान की चीजों का असर मेरे बच्चे पर पड़े। अब ये सुनकर मिस्टर जॉलिंग गुस्से में उससे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके सामान को हाथ लगाने की, और अच्छा होगा कि तुम तुम्हारी औकात में ही रहो वरना इस घर से तुम जा भी सकती हो। खैर दोस्तों, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि मिसेस म्याऊ हॉस्पिटल में होती है और खुशी की बात ये कि वो अभी भी जिंदा है। जिसके बाद मिसेस म्याऊ अपनी आंखें खोलती हैं और सोचती है कि मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ। और अभी हमें दिखाया जाता है कि मिसेस म्याऊ के सामने एक इंसान खड़ा हुआ है और दोस्तों यही हमारे इस ड्रामे का मेल कैरेक्टर जिनका नाम मिस्टर चू होता है। और मिस्टर चू मिसेस म्याऊ से कहते हैं कि तुम बिल्कुल भी मत हिलना क्योंकि तुम्हारी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है और साथ ही तुम्हारी बॉडी के ऑर्गन्स को भी काफी ज्यादा हार्म पहुंचा है। और साथ ही मिस्टर चू कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में काफी सारे क्वेश्चन होंगे और तुम चिंता मत करो, जब तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगी तो हम कहीं आराम से बैठकर सारी बातें डिस्कस करेंगे। जिसके बाद दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिसेस म्याऊ एंड मिस्टर चू साथ में बैठकर बातें कर रहे होते हैं, जहां मिसेस म्याऊ मिस्टर चू से कहते हैं कि आखिर तुमने मुझे क्यों बचाया। जिस पर मिस्टर चू मिसेस म्याऊ से कहते हैं कि हम दोनों का दुश्मन एक ही है और हम दोनों मिलकर उससे बदला ले सकते हैं। अगर तुम इस बात पर एग्री हो तो हम कल ही उस कंट्री में जाकर उस इंसान से बदला ले सकते हैं। जिस पर मिसेस म्याऊ उनसे कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस बात पर एग्री हो जाऊंगी। तो मिस्टर चू मिसेस म्याऊ से कहते हैं कि अगर हमने अभी से कोई प्लानिंग स्टार्ट नहीं की तो वो इंसान आगे जाकर हम पर काफी ज्यादा हावी हो जाएगा। ये बात सुनकर मिसेस म्याऊ मिस्टर चू की बातों पर एग्री हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कंपनी में दो एम्प्लॉय आपस में बातें कर रही होती है कि क्या तुमने सुना है मिस्टर चू अपनी वाइफ के साथ वापस आ चुके हैं। और आज जियांग शहर की सबसे बड़ी न्यूज ये है कि चू फैमिली अब्रॉड में अपना सबसे बड़ा ज्वेलरी का काम कर रहे हैं, तो मिसेस चू भी कुछ खास ही होंगे। जिसके बाद वो मिसेस टेंगस्वान के पास आकर कहती है कि क्या आप शूट के लिए तैयार हैं, चलो हम अब आपका लुक चेंज कर देते हैं। जिस पर मिसेस टेंगस्वान उनसे काफी ज्यादा रूडली होकर बात करती है और कहती है कि आखिर मुझे करना क्या है, मैं ऑलरेडी ही स्टाइलिश होकर आई हूँ तो मुझे कुछ और करने की जरूरत नहीं है। जिस पर वो एम्प्लॉय कहती है कि हर ड्रेस का अपना अपना स्टाइल होता है, इसलिए तुम्हारा मेकअप और ज्वेलरी मैच नहीं करेगी। जिस पर मिसेस टेंगस्वान उनसे कहती है कि तुम इतना ज्यादा परेशान क्यों हो रहे हो, क्या तुम्हें पता है कि मेरे हस्बैंड कौन है। और इतना कहकर मिसेस टेंगस्वान गुस्से में उनके ऊपर एक ड्रिंक का ग्लास फेंक देती है। और तभी दोस्तों वहाँ एंट्री होती है मिसेस म्याऊ की, जो कि एक ग्लास उठाकर मिसेस टेंगस्वान के ऊपर भी ड्रिंक फेंक देती है। और साथ ही वो टेंगस्वान से कहती है कि मुझे लगता है कि तुम अब पागल हो चुकी हो, बिना इस जगह को जाने हुए तुम इतना सब कुछ क्यों कर रही हो। अब जैसे ही मिसेस टेंगस्वान मिसेस म्याऊ को देखती है तो उनके चेहरे का रंग फीका हो जाता है और वो सोचने लगती हैं ये आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, मिसेस म्याऊ तो मर चुकी थी लेकिन ये मिसेस म्याऊ की जैसी कैसे दिख रही है। और तभी मिसेस म्याऊ मिस टेंगस्वान को अपना इंट्रो देते हुए कहती हैं कि मैं चू कंपनी की सीईओ हूँ और इस प्रोजेक्ट की मेन लीड, और मुझे तुम्हें ये बताते हुए अब काफी ज्यादा दुख हो रहा है कि अब मैं तुम्हारे साथ ये कॉपरेशन खत्म कर रही हूँ क्योंकि चू कंपनी अपने एड्स के लिए तुम जैसे घटिया मॉडल्स को सिलेक्ट नहीं करती। और जिसके बाद मिसेस म्याऊ टेंगस्वान को वहाँ से निकलने के लिए कहती है। अब दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मिसेस टेंगस्वान अपने घर काफी ज्यादा घबराई हुई बैठी हुई होती हैं। और तभी वहाँ मिस्टर जॉलिन आते हैं, जिन्हें देखकर मिसेस टेंगस्वान उनसे कहती है कि मैंने आज मिसेस म्याऊ को देखा, वो अभी मरी नहीं है, अभी तक जिंदा है। जिस पर मिस्टर जॉलिन कहते हैं कि क्या बकवास कर रही हो, मैंने तुमसे कहा था कि उसके बारे में तुम बिल्कुल भी बात मत करना। जिस पर मिसेस टेंगस्वान उनसे कहती है कि मैंने सच में उसे देखा है और वो चू कंपनी की सीईओ बन चुकी है। लेकिन मिस्टर जॉलिन उनकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं करते और वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी साइड दोस्तों हम देखते हैं कि मिसेस म्याऊ से मिस्टर चू कहते हैं कि मुझे लगता है कि हमारी कंपनी के सीईओ कुछ आज अच्छा कर आए हैं। जिस पर मिसेस म्याऊ कहती है कि हाँ क्यों नहीं, आज जब मिसेस टेंगस्वान अपने घर जाएंगी तो वो मिस्टर जॉलिन के सामने रोने लगेंगी। जिस पर मिस्टर चू फनी वे में उनसे कहते हैं कि अगर तुम परेशान हुई तो फिर तुम मेरे सामने रोगी। जिस पर मिसेस म्याऊ भी फनी वे में उनको रिप्लाई करती हैं और कहती हैं कि अगर मैं रोई तो तुम डर के मारे मर जाओगे। जिसके बाद मिस्टर चू उनसे कहते हैं कि तुम कल के फंक्शन के लिए अच्छे से ड्रेसअप हो जाओ क्योंकि अब तुम चू कंपनी के सीईओ हो और साथ ही तुम मेरी
वाइफ भी, जिस पर मिसेस म्याऊ कहती है कि मैं कुछ समझी नहीं मिस्टर चू, क्या आप अपने इरादों को थोड़ा क्लियर करेंगे? जिस पर मिस्टर चू उनसे कहते हैं कि अरे कुछ नहीं, तुम बस इतना याद रखो कि तुम फाइट के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि कल तुम्हारा सामना मिस्टर जॉलिन से होने वाला है और मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। तुम बस आगे बढ़ो और अपनी लड़ाई लड़ते रहो। नेक्स्ट सीन में दोस्तों हम देखते हैं कि पार्टी का सेलिब्रेशन चल रहा होता है, जहाँ सभी लोग कह रहे होते हैं कि ये ग्रैंड पार्टी मिसेस चू की वेलकम के लिए है। तभी एक पर्सन कहता है कि आखिरकार ये मिस्टर चू कौन है, जहाँ दूसरा पर्सन उससे कहता है कि मिस्टर चू, जहाँ दूसरा पर्सन कहता है कि मिस्टर चू अपनी फैमिली के अकेले पर्सन नहीं है। खैर इसी दौरान दोस्तों वहाँ मिसेस म्याऊ मिस्टर चू की वाइफ बनकर आती है, जिन्हें देखकर मिस्टर जॉलिन वहाँ काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो उन्हें देखते ही रहते हैं। वही दूसरी साइड मिस्टर चू अनाउंस कर रहे होते हैं कि आज की ये पार्टी मेरी खूबसूरत वाइफ के नाम है, क्योंकि ये मेरी कंपनी की अब CEO भी बन गई है। अब ये सारी बातें सुनकर मिस्टर जॉलिन अपने मन में सोचते हैं कि मिसेस म्याऊ, तुम मुझसे इतना प्यार करती थी कि तुमने अपनी बॉन मैरो भी मुझे दी थी, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारे प्यार की कदर नहीं की। मिस म्याऊ, क्या तुम मुझसे अब भी नफरत करती हो? और प्लान के अकॉर्डिंग मिसेस म्याऊ उस पार्टी से बाहर आ जाती हैं और ये देखकर मिस्टर जॉलिन भी उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। अब मिस्टर जॉलिन को जाते हुए देखकर मिसेस टैंगसॉन कहती है कि तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? और मिस्टर जॉलिन तो मिसेस म्याऊ को ही आवाज लगा रहे होते हैं, जिस पर मिसेस म्याऊ उनसे कहती है कि यहाँ पर ऐसे मत चिल्लाओ, अगर तुम किसी को ढूंढ रहे हो तो जाकर स्टाफ में बात करो। और ये बोलकर वो ऐसा प्रिटेंड कर रही होती है कि जैसे वो मिस्टर जॉलिन को जानती तक नहीं, जिस पर मिस्टर जॉलिन उनसे कहते हैं कि आप मिसेस म्याऊ हैं ना, क्योंकि मैं आपको ही ढूंढ रहा हूँ। जिस पर मिसेस म्याऊ उनसे कहती है कि शायद मुझे लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि जिसे आप ढूंढ रहे हैं वो मैं नहीं हूँ। जिस पर मिस्टर जॉलिन उनसे कहते हैं कि मुझे पता है कि मेरी बहुत सारी गलतियाँ थी, पर मैं इस बात से खुश हूँ कि तुम जिंदा हो। क्या तुम मुझे एक और चांस दोगी प्लीज? अब ये सुनकर मिसेस म्याऊ उन्हें इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है और मिस्टर जॉलिन उन्हें पकड़कर हक कर लेते हैं। लेकिन इसी दौरान दोस्तों वहाँ मिस्टर चू आ जाते हैं, जहाँ वो मिस्टर जॉलिन से कहते हैं कि मुझे तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लग रहे, तुम मेरी वाइफ के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? और तुम्हारी वाइफ तो वहाँ तुम्हें पार्टी में ढूंढ रही है, तो तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। तभी मिस्टर जॉलिन मिसेस म्याऊ से कहते हैं कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जिस पर मिसेस म्याऊ उनसे कहती है कि मैंने तुमसे कहा ना कि मैं वो लड़की नहीं हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। जिस पर मिस्टर जॉलिन उनसे कहते हैं कि मैं 7 ईयर से तुम्हारे साथ था, इसलिए तुम मुझे पागल नहीं बना सकती हो। और तभी मिस्टर चू मिस्टर जॉलिन से कहते हैं कि मुझे नहीं पता तुम मेरी वाइफ को क्या समझ रहे हो, लेकिन बहुत जल्दी हम एक मीटिंग में मिलेंगे और जो भी तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो तुम वहाँ पर क्लियर कर सकते हो। और इतना कहकर मिस्टर चू मिसेस म्याऊ को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। बाहर आकर मिस्टर चू मिसेस म्याऊ से कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ बिडिंग मीटिंग में चलूंगा। जिस पर मिसेस म्याऊ उनसे कहती है कि तुम अपने बिजनेस ट्रिप पर जा सकते हो और तुम मेरी चिंता बिल्कुल मत करो, मैं यहाँ सब कुछ हैंडल कर लूंगी। जिस पर मिस्टर चू उनसे कहते हैं कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। अब ये सुनकर मिसेस म्याऊ उनसे कहती है कि तुम अगर ऐसे करोगे तो मुझे डाउट हो रहा है कि कहीं तुम मुझसे प्यार तो नहीं करते हो। जिस पर मिस्टर चू उन्हें पकड़ते हुए कहते हैं कि इसमें शक की कोई बात नहीं है। तभी मिसेस म्याऊ उनकी नजरअंदाज करते हुए कहती है खैर छोड़ो, चलो अब हम चलते हैं अंदर, पार्टी में लोग हमें इंतजार कर रहे होंगे। इधर दोस्तों मिस्टर जॉलिन जैसे ही पार्टी के अंदर आते हैं तो उनकी गर्लफ्रेंड मिसेस टैंगसॉन उनसे पूछती है कि तुम अभी तक कहाँ थे? जिस पर मिस्टर जॉलिन उनसे कहते हैं कि क्या तुम्हें कोई और काम नहीं है? और इसी दौरान पार्टी के अंदर मिस्टर चू और मिसेस म्याऊ भी आ जाती हैं। अब जैसे ही वो दोनों ड्रिंक करने के लिए ग्लास उठाते हैं तो मिसेस टैंगसॉन एक ड्रिंक का ग्लास उनके ऊपर फेंक देती हैं और साथ ही वो ऐसा प्रिटेंड करती है कि ये सारी चीजें उनसे गलती से हुई है। और मिस्टर चू वहाँ पर अपना कोट उतार कर मिसेस म्याऊ को पहना देते हैं। लेकिन पार्टी में खड़े हुए लोगों को ये बात हजम नहीं होती कि मिसेस चू इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं और मिसेस टैंगसॉन से इतनी बड़ी गलती आखिर कैसे हो सकती है। लेकिन तभी मिस्टर चू मिसेस टैंगसॉन से कहते हैं कि अगर तुम्हें यहाँ अच्छा फील नहीं हो रहा है तो तुम अपने हस्बैंड मिस्टर जॉलिन के साथ यहाँ से जा सकती हो। इसके बाद मिसेस टैंगसॉन और मिस्टर जॉलिन वहाँ से चले जाते हैं और मिसेस म्याऊ भी अपने कपड़े चेंज कर वहाँ आ जाती हैं। अब मिसेस टैंगसॉन जैसे ही वहाँ से जा रही होती हैं तो वो अपने मन में सोचती है कि मिसेस म्याऊ मैं तुमसे अपना बदला लेकर ही रहूंगी। लेकिन इसी दौरान वहाँ एक लड़का आता है और मिसेस टैंगसॉन से कहता है कि काफी दिन हो गए हैं हम लोग मिले नहीं। और ये सुनकर मिसेस टैंगसॉन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर चू वेडिंग मीटिंग में होते हैं, जहाँ एक पर्सन कह रहा होता है कि मैंने सुना है कि ये सारी प्रॉपर्टी पहले यू फैमिली की थी जिनका बैंकरप्ट हो गया था। और दोस्तों बिडिंग शुरू होती है जहाँ मिसेस म्याऊ अपनी पहली बिड 50 मिलियन की लगाती है और ये चीज देखकर मिस्टर जॉलिन भी अपनी बिड 60 मिलियन की लगा देते हैं। लेकिन तभी मिसेस म्याऊ अपनी दूसरी बिड 70 मिलियन की लगाती है और उनकी 70 मिलियन की बिड देखकर मिस्टर जॉलिन अपनी बिड 80 मिलियन कर देते हैं, जिसे देखकर मिसेस म्याऊ उनसे कहती है कि तुम मेरे अगेंस्ट बिड क्यों लगा रहे हो। जिस पर मिस्टर जॉलिन कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी जो आज नीलाम हो रही है जी कभी मेरी वाइफ की फैमिली की हुआ करती थी और वो मेरे लिए मायने रखती थी, इसलिए मैं ये बिड लगा रहा हूँ। जिस पर मिसेस म्याऊ कहती है कि तुम चिंता मत करो, ये प्रॉपर्टी हमारी चू फैमिली के नाम होकर ही रहेगी। जिसके बाद मिसेस म्याऊ अपनी बिड 90 मिलियन की कर देती हैं और तभी दोस्तों मिस्टर
मिस्टर चू उस बोली को बढ़ाकर 100 मिलियन कर देते हैं। साथ ही वो कहते हैं कि यह प्रॉपर्टी मेरी वाइफ के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पर मिस्टर जॉलिंग उनसे कहते हैं कि तुम्हारी चू फैमिली के लिए ये प्रॉपर्टी कोई मायने नहीं रखती, फिर भी तुमने बोली इतनी क्यों लगाई। जिस पर मिस्टर चू कहते हैं कि ये जमीन का टुकड़ा मेरी वाइफ को काफी ज्यादा पसंद आया है और कैसा होगा कि ये मैं उसे गिफ्ट कर दूं। खैर दोस्तों, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मिसेस म्याऊ और मिस्टर चू रोड पर जा रहे होते हैं। तभी वहाँ मिस्टर जॉलिंग आते हैं पर मिसेस म्याऊ से कहते हैं कि तुम मुझसे ठीक से बात क्यों नहीं कर रही हो। जिस पर मिसेस म्याऊ उनसे कहते हैं कि तुम हद पार कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे धमका सकते हो। जिस पर मिस्टर जॉलिंग उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो मिसेस म्याऊ उनसे कहते हैं कि आखिर तुम क्या एक्सप्लेन करना चाहते हो, तुम्हें तो पछतावा जब, तुम्हें तो रिग्रेट जब हो रहा है जब सब कुछ खत्म हो गया। और इतना कहकर मिसेस म्याऊ वहाँ से चली जाती है और मिस्टर जॉलिंग अपने मन में सोचता है क्या सच में मैंने इन्हें पहचानने में गलती कर दी। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मिसेस म्याऊ और मिस्टर चू कार में बैठे होते हैं, जहाँ मिसेस म्याऊ थोड़ी सी परेशान नजर आ रही होती हैं और वो मिस्टर चू से कहते हैं कि वो प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थी। जिस पर मिस्टर चू उनसे कहते हैं कि तुम अपना सब कुछ वापस पाना चाहती हो जो तुम्हारी फैमिली ने खो दिया था, इसलिए मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। खैर दोस्तों, नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर जॉलिंग अपनी मॉम और अपनी वाइफ टैनसॉम के साथ खाना खा रहे होते हैं, जहाँ उनकी मॉम कहते हैं कि इस बार हमारी कंपनी के काफी सारे प्रोजेक्ट लॉस में गए हैं, लेकिन सारे प्रोजेक्ट मिस म्याऊ से रिलेटेड थे, तो फिर चू फैमिली ने अपना लॉस क्यों उठाया। और तुमने तो मुझे अभी तक ये भी नहीं बताया कि मिसेस म्याऊ अभी भी जिंदा है, और अगर तुमसे हमारी कंपनी के लिए कुछ भी नहीं हो रहा तो तुम मुझे बता दो, मैं खुद ही कर लूंगी। जिस पर मिस्टर जॉलिंग कहते हैं कि मिसेस म्याऊ को जो भी नुकसान हुआ है वो सब कुछ मेरी वजह से हुआ था, इसलिए मैं उसका कर्ज चुकाना चाहता हूँ। ये बात सुनकर मिस्टर जॉलिंग की मॉम उनको एक जोरदार थप्पड़ लगाती है और कहती है कि क्या तुम अपनी फैमिली के लिए ये सब कुछ ठीक कर रहे हो। जिस पर मिस्टर जॉलिंग कहते हैं कि सॉरी मॉम, मैं अपना अब माइंड चेंज नहीं कर सकता। और इतना कहकर मिस्टर जॉलिंग वहाँ से चले जाते हैं। और तभी मिसेस टैंगस्वान अपनी मदर इन लॉ से कहती है कि आप परेशान मत हो, मुझे लगता है कि वो अभी थोड़े परेशान हैं और तुम चिंता मत करो, वो जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करेंगे। जिस पर उनकी मदर इन लॉ कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे चू फैमिली में अब खुद ही जाना पड़ेगा। जिसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मिसेस टैंगस्वान अपनी मॉम के साथ मिसेस म्याऊ के पास आती हैं। मिसेस म्याऊ उन्हें देखकर वहाँ कहती हैं कि क्या तुम्हें किसी रीजन की वजह से यहाँ बुलाया गया है। जिस पर मिसेस टैंगस्वान उनसे कहती हैं कि जैसे ही मदर इन लॉ को पता चला कि तुम जिंदा हो, वैसे ही वो तुमसे मिलने के लिए यहाँ आ गई हैं। जिस पर मिसेस म्याऊ उनसे कहती है कि तुम लोग लगता है पागल हो गए हो, क्योंकि मैंने तुम सबको बोला है कि मैं वो नहीं हूँ जो तुम सोच रहे हो। तभी मिस्टर जॉलिंग की मॉम कहती है अगर तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है और तुम्हारा मॉम डैड नहीं है तो फिर तुमने उस प्रॉपर्टी पे उतना इन्वेस्ट क्यों किया और क्यों उसमें उतना इंटरेस्ट दिखाया, आखिरकार तुम्हारा रियल मोटिव क्या है। जिसको मिसेस म्याऊ टॉन मारते हुए कहती है कि मुझे ये बर्दाश्त नहीं कि कोई किसी की चीजें भी छीनना चाहे, और अगर अब आपके पास इसके अलावा कुछ और देने के लिए नहीं है और फिर तुम यहाँ से जा सकती हो। जिस पर उनकी मदर इन लॉ कहती है कि मुझे पता है कि तुम उस प्रॉपर्टी में इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रही हो, क्योंकि तुम्हारे सपोर्ट में मिस्टर चू है। पर तुम मेरी एक बात याद रखना, अगर तुमने पंगसेंग के बच्चे पर मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जिसके बाद मिसेस टैंगस्वान भी मिसेस म्याऊ से कहती है कि तुम अपनी बातों को इतना मत फिराकर मत आओ। रिप्लाई में मिसेस म्याऊ उनसे कहती है आखिर तुम भी को अपनी बातों को घुमा फिरा के ही कह रही हो। जिसके बाद मिसेस म्याऊ अपने दावत से एक फोटो निकालती है जो कि मिसेस टैंगस्वान की होती है, और यह फोटो उस टाइम की होती है जब मिसेस टैंगस्वान उस पार्टी में थी। मिसेस म्याऊ वो फोटो मिसेस टैंगस्वान को देती है और कहती है कि ये देखो, ये है तुम्हारा बॉयफ्रेंड और तुम्हारे बच्चे का फादर भी यही इंसान है। जिसके बाद मिसेस टैंगस्वान उस फोटो को गुस्से को फाड़ देती है, लेकिन इसी दौरान वहाँ मिस्टर जॉलिंग भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर मिसेस टैंगस्वान अपनी सफाई देते हुए उनसे कहती है कि ये झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं लिया। जिस पर मिस्टर जॉलिंग कहते हैं कि तुम मुझे कब से कब तक धोखा देने का प्लान कर रही हो। ये सुनकर मिसेस टैंगस्वान बहाने बनाती हुई फर्श पर बैठकर रोने लगती है। लेकिन इस दौरान मिस्टर जॉलिंग के पास एक कॉल आता है और उन्हें बताया जाता है कि हमारी कंपनी की कंडीशन कुछ ज्यादा ही सीरियस है क्योंकि हमारे स्टॉक क्रैश हो रहे हैं। जिसके बाद मिस्टर जॉलिंग मिसेस म्याऊ से माफी मांगते हैं और ये देखकर उनकी मॉम कहती है कि आखिर तुम इस लड़की से माफी क्यों मांग रहे हो। और तभी मिसेस म्याऊ उनसे कहती हैं कि मुझे कुछ काम है तो तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, वरना तुम अपनी कंपनी को भी खो सकते हो। जिसके बाद मिस्टर जॉलिंग वहाँ से चले जाते हैं और उनके पीछे पीछे उनकी गर्लफ्रेंड टैंगस्वान भी चली जाती है। जिसके बाद मिसेस म्याऊ अपनी मदर इन लॉ से कहती है कि तुम्हारा ग्रैंड चाइल्ड तुम्हारा बायोलॉजिकल ग्रैंड चाइल्ड नहीं है, इस बात का मेरे साथ सलूट भी है। उसके बाद उनकी मदर इन लॉ उनसे कहती है कि आखिरकार हमारी फैमिली ने तुम्हारे साथ इतना क्या कर दिया जो तुम हमारी फैमिली को बर्बाद करना चाहती हो। जिसको मिसेस म्याऊ उनसे कहती है कि क्या तुम मेरे मॉम डैड को वापस कर सकती हो, और जो मैंने तुम्हारे बेटे को बोन मेरो दिया था क्या तुम उसका कर्ज उतार सकती हो। जिसकर उनकी मदर इन लॉ कहती है कि इसका मतलब तुम ये बात मानती हो कि तुम मिसेस म्याऊ हो। जिस पर मिसेस म्याऊ कहती हैं कि उस चीज से क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं तो यहाँ चू फैमिली बर्दाश्त कर रही हूँ, पर तुम्हारी न्यू फैमिली और हमारी चू फैमिली के बीच में कुछ लोगों के कुछ खास रिलेशन है। जिस पर उनकी मदर इन लॉ कहती है टीचर तुम चू फैमिली के बेटे की बात कर रही हो, आखिर उससे तुम्हारा क्या रिलेशन है। लेकिन तभी दोस्तों वहाँ मिस्टर चू आ जाते हैं जो उनको देखकर कहते हैं कि हमें काफी दिन हो गए हैं मिले हुए मॉम। मिसेस म्याऊ की मदर इन लॉ उन्हें देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाती है और कहती है कि क्या तुम अभी कुछ जिंदा हो। जिसके बाद मिस्टर चू उन्हें बताते हैं कि उस कार एक्सीडेंट में मेरे डैड की डेथ हुई थी, मैं कि मेरी
डैडी, क्यों अब तुम मुझे देखकर सरप्राइज हो रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम मेरे मॉम डैड के बीच में आकर मेरे डैड को फंसा लिया और तुम मेरे डैड की दूसरी लेडी भी बनी रही, जिसको उनकी मदर इन लॉ कहती है कि वो मैं नहीं थी और इन सब चीज के लिए तुम ही जिम्मेदार हो। जिसके बाद मिस्टर चू उनसे क्या करे कि तुम्हारे लिए और मेरे सौतेले भाई के लिए ये सारी बातें गिफ्ट की। अब ये मत सोचना कि तुम बच जाओगे। और क्या मेरे सौतेले भाई को ये बात पता है कि उसके डैड की डेथ कैसे हुई थी? और मुझे तो लगता है इस बात से मेरा भाई बिल्कुल ही अनजान है और उसे तो ये बात भी नहीं पता कि उसकी मॉम एक प्रोस्टिट्यूट है। और जब वो इन बातों को जानेगा कि साथ में तुमने एक मर्डर भी किया है, ये सुनकर उनकी मदर इन लॉ उनसे कहती है कि तुम अपनी ये फालतू की बकवास बंद करो, क्योंकि मेरा बेटा तुम्हारी कोई भी बात पर भरोसा नहीं करेगा। और सच बात तो ये है कि तुम अपने मॉम डैड के लिए खुद एक कलम को, इसलिए तुम्हारे मॉम डैड की डेथ हो गई, इसलिए तुम हर चीज के लिए मुझे ब्लेम करना आप बंद करो। जिसको मिस्टर चू कहते हैं कि तुमने जो मेरी मॉम डैड के साथ किया, मैं उसका 100 गुना रिटर्न तुमसे लूंगा। तो उनकी मदर इन लॉ कहती है कि तुम हमारी फैमिली को बर्बाद करने की सोच ला रही हो, क्योंकि हमारी फैमिली का बिजनेस तुम्हारे फादर का एक सपना था। जिस पर मिस्टर चू उनसे कहते हैं कि जाकर अपने बेटे से इस बात के लिए डिस्कस करना, क्योंकि धीरे धीरे तुम्हारा टाइम खत्म होता ही जा रहा है। और इतना कहकर मिस्टर चू मिसेस न्याओ को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दोस्तों हम देखते हैं मिसेस न्याओ और मिस्टर चू आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं, जहाँ उनकी कंपनी के एक एम्प्लॉय आता है। उन्हें फाइल देते हुए कहते हैं कि ये लू कंपनी की साइड से भेजे गए कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसे देखकर मिसेस लू कहते हैं कि ये तो मेरे भाई की मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, जब वो जिंदा थे। अब हमारे लू फैमिली का सब कुछ वापस आ चुका है। इधर दूसरी साइड में देखते हैं मिस्टर जोनिंग की मॉम एक बॉक्स के आगे बैठकर कह रही होती है कि आखिर तुम चू फैमिली को क्यों नहीं छोड़ सकते, और मैं तो उनसे खुद को कंपेयर भी नहीं कर सकती, बने ही आप मर गए, लेकिन फिर भी तुम उनकी फैमिली को बचाना चाहते हो। लेकिन इसी दौरान वहाँ मिस्टर जोलिन आते हैं, जो अपनी मॉम से कहते हैं कि क्या आप ठीक हो? जिसको उनकी मॉम कहती है कि तुम्हारे फादर ने मुझे कभी प्यार नहीं किया, वो हमेशा चू फैमिली की केयर करते रहे और उनकी ही परवाह करते थे। जिस पर मिस्टर जोलिन कहते हैं कि आप किस बारे में बात कर रहे हो और आखिर चू फैमिली से हमारा क्या रिश्ता है, और क्या मिस्टर चू मेरे सौतेले भाई हैं? जिसके बाद उनके मॉम बोलते हुए उस बॉक्स को नीचे फेंक देती हैं। शी देखकर मिस्टर जोनिंग अपने मन में सोचते हैं कि मिस्टर चू ने मिसेस मियाओ का इस्तेमाल किया होगा, ये बात मुझे उसे बतानी होगी। और जिसके बाद मिस्टर जोनिंग भी वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद मिस्टर जोनिंग मिस्टर चू के ऑफिस पहुँचते हैं और कहते हैं कि मुझे मिसेस मियाओ से मिलना है, आखिर वो कहाँ है? तभी वहाँ मिस्टर चू आ जाते हैं और वो उनसे कहते हैं कि आप उनकी वजह मुझसे बात क्यों नहीं करते। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों आपस में बैठकर बात करते हैं, जहाँ मिस्टर जोलिंग मिस्टर चू से कहते हैं कि क्या तुम मेरे फादर की नाजायज औलाद हैं? जिसको मिस्टर चू उनसे कहते हैं कि जब तुम्हारी मदर ने तुम्हें यही बताया था, आखिर वो ऐसा कैसे कह सकती है? मिस्टर जोलिंग कहते हैं कि आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? जिसके बाद मिस्टर चू उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे फादर की नाजायज औलाद नहीं, बल्कि तुम मेरे फादर की नाजायज बेटे हो। जिसको मिस्टर जोलिंग कहते हैं कि आखिर तुम ये कैसी बकवास कर रही हो? मिस्टर चू उनसे कहते हैं कि अगर तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा तो जाकर अपनी मॉम से पूछ लो कि तुम्हारे फादर की डेथ कैसे हुई थी। जिसके बाद मिस्टर जोलिंग उनसे कहते हैं कि आखिरकार तुम जानबूझकर मिसेस मियाओ के करीब आए और तुमने उसका इस्तेमाल करके हमसे बदला लिया, पर तुम्हें ये बात पता है कि तुम सिर्फ उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हो। जिस पर मिस्टर चू कहते हैं वाह क्या बात है, मैं उसके साथ खेल रहा हूँ या सुनते बात तुम उसके साथ खेले हो? तुमने उसको कितना हाइड किया है, उनकी प्रॉपर्टी पर भी कब्जा कर लिया और उनके मॉम डैड को भी मार दिया और उनका बच्चा भी अबॉर्ट करवा दिया। तुम बिल्कुल अपनी मॉम की तरह हो। ये बातें सुनकर मिस्टर जोलिंग थोड़ी शांत हो जाते हैं। जिस पर मिस्टर चू उनसे कहते हैं कि अब क्या हुआ, अब तुम कैसे शांत हो गए? अब तुम्हारे पास कुछ बोलने के लिए नहीं है? हाँ मैं तो बोली भी आता थी, आखिरकार तुम अब बोलोगे ही कैसे, क्योंकि तुमने वो सारे काम किए हैं जिसके लिए तुम्हें अब बैर है जा सकती। तभी दोस्तों वहाँ मिसेस मियाओ भी आ जाती है, जो मिस्टर चू से कहती है कि आखिरकार तुम इस इंसान के साथ अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये इंसान कभी भी नहीं सुधरने वाला। लेकिन तभी मिस्टर जोलिंग मिसेस मियाओ से कहते हैं कि जी तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है और तुम इसके बैवाल में बिल्कुल भी मत आना। जिस पर मिसेस मियाओ उनसे कहती है कि मैं सब कुछ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारी बातें जानती हूँ, मुझे पता है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है, और अगर ये मुझे इस बात के लिए धोखा भी दे रहे हैं या मेरा इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ अपना रिवेंज पूरा करना है। पर इतना कहकर मिसेस मियाओ मिस्टर चू को वहाँ से लेकर चली जाती है। नेक्स्ट चीज दोस्तों हम देखते हैं कि मिस्टर जोलिंग अपनी कंपनी में जाते हैं। जैसे ही वो अपनी केबिन के अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि मिस्टर चू वहाँ ऑलरेडी मौजूद होते हैं, जहाँ मिस्टर चू उन्हें कुछ फाइल्स देख कर कहते हैं कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। अब लू फैमिली में कुछ चेंजेस आएंगे और आखिरकार लू फैमिली भी तो हमारी ही है, इसलिए तुम उस फाइल पर साइन कर दो, वरना तन्नू फैमिली नहीं रहेगी, मैं मेरे सामने हार माननी ही पड़ेगी। जिस पर मिस्टर जोलिंग उनसे कहते हैं कि तुम इतना हाई क्लास मत बनो, क्योंकि तुम मेरे डैड के एक नाजायज औलाद हो, इसलिए तुम्हें मुझसे बात करने का कोई हक नहीं है। जिसको मिस्टर चू उनसे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई अपनी जुबान से मेरे डैड का नाम लेने की, तुम्हारी मॉम ने मेरे डैड को मार डाला। उस पर मिस्टर जोलिंग कहते हैं कि तुम्हारी ये बकवास मैं नहीं सुनना चाहता। तो मिस्टर चू ने बताते हैं कि आखिरकार क्या तुमने अभी अपनी मॉम से ये बातें नहीं पूछी? जिसको मिस्टर जोलिंग उनसे कहते हैं कि आखिरकार तुम मेरी मॉम पर ऐसे एलिगेशन कैसे लगा सकते
करते हो, जिसको मिस्टर चू कहते हैं कि अगर मेरे डैड जिंदा होते तो आज तो मुझे बड़े भाई की तरह ट्रीट कर रहे होते। अब ये सारी बातें सुनकर मिस्टर जॉनिंग अपने मन ही मन में सोचता है कि आखिरकार मेरी मॉम ने मेरे साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया है और मेरे साथ कितने झूठ बोले हैं। जिसके बाद मिस्टर चू हमसे कहते हैं कि तुम्हें सही और गलत को समझना चाहिए, और इतना कहकर मिस्टर चू वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद मिस्टर जॉनिंग उस फ्रेंड को लेकर अपने घर आते हैं और अपनी मॉम से कहते हैं कि हमें इस फ्रेंड पर साइन करने होंगे, वरना मिस्टर चू हमें नहीं छोड़ेगा। जिस पर इनकी मॉम कहती है कि वो मुझसे बदला लेने के लिए कर रहा है और वो हमेशा से मुझे ही टारगेट करता आया है। जिसके बाद मिस्टर जॉनिंग अपनी मॉम से पूछता है कि मिस्टर चू और हमारे बीच में क्या कनेक्शन है और हमारे डैड की डेथ कैसे हुई की। अब ये बात सुनकर उनकी मॉम बिल्कुल शांत हो जाती है और मिस्टर जॉनिंग को सारा खेल समझ में आ जाता है। इसलिए वो अपनी मॉम से कहते हैं कि आखिरकार तुमने हमारे डैड को क्यों मारा। जिस पर उनकी मॉम कहती है कि मैंने तुम्हारे डैड को नहीं मारा, वो जस्ट एक एक्सीडेंट था, और अगर तुम्हारे डैड ने मिस्टर चू को बचाने की कोशिश नहीं की होती तो अभी तक वो जिंदा होते। जिस पर मिस्टर जॉनिंग कहते हैं कि तुमने अगर मिस्टर चू और उनकी मॉम के खिलाफ कोई साजिश नहीं की होगी तो आज हमारे डैड जिंदा होते, पर इन सब चीजों में तुम्हारा ही फॉल्ट है। पर इतना कहकर मिस्टर जॉनिंग वहाँ से चले जाते हैं। और नेक्स्ट सीन में दोस्तों हम देखते हैं मिसेस स्नेल अपनी मॉम डैड की कब्र पर बैठकर उससे बातें कर रही होती है और वो कह रही होती है कि मैं यहाँ से तुमसे मिलने आई थी और मैं जल्दी ही यहाँ से वापस चली जाऊंगी। जिसके बाद मिस्टर जॉनिंग वहाँ आते हैं और वो उनकी ये बातें सुनकर कहते हैं कि आखिरकार तुम कहाँ जा रही हो। जहाँ मिसेस म्याओ मिस्टर जॉनिंग से कहते हैं कि इस बात से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। जिसके बाद मिस्टर जॉनिंग उनसे माफी मांगते हैं, लेकिन मिसेस म्याओ कहती है कि अब मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती क्योंकि अब काफी देर हो चुकी है, क्योंकि मैं अब पुरानी वाली म्याओ नहीं हूँ और अब आज के बाद हम एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे। इतने कहकर मिसेस म्याओ वहाँ से चली जाती है और मिस्टर जॉनिंग अपने मन में सोचते हैं कि क्या ये हमारी आज लास्ट मैपिंग। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं मिस्टर चू और मिसेस म्याओ एक साथ बैठे होते हैं, जहाँ मिसेस म्याओ में मिस्टर चू के सर पर अपना सर रखा हुआ होता है और तभी वो मिस्टर चू से कहती है कि मैंने आज एक स्वीट ड्रीम देखा था जिसमें मेरे मॉम डैड के साथ मेरा भाई भी था। जिसको मिस्टर चू उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारी लाइफ में हमेशा खुश रखूंगा और जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वो कभी रिपीट भी नहीं होने दूंगा। जिसको मिसेस म्याओ उनसे कहती है कि मुझे भरोसा था कि तुम मुझे कभी परेशान नहीं होने दोगे, वरना मुझे कभी दुखी होने दोगे। जिसके बाद वो उन्हें एक किस कर देती है। जिसके बाद मिसेस म्याओ मिस्टर चू से कहती है कि चलो अब अपना प्रॉमिस पूरा करो और अब यहाँ से चलते हैं जहाँ हमें कोई न जानता हो। और इसी के साथ ये ब्यूटीफुल सी स्टोरी यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं एक नए ड्रामे के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।